साथियों, कल के वीडियो में हमने बुद्धि के बारे में विस्तार से जाना। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। साथ ही साथ हमने देखा बुद्धि के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से प्रकार की बुद्धि होती है और मनुष्य जब काम करता है, मनुष्य कुछ भी क्रिया करता है तो कौन सी बुद्धि उसके जो सक्रिय होती है। ठीक है। साथ ही साथ हमने कल के वीडियो में एक कारक, द्विकारक, बहुकारक सिद्धांत के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया। पार्ट 1 था बुद्धि के बारे में। आज का जो क्लास है पार्ट 2 है बुद्धि के बारे में। आज हम प्रमुख सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लेने जा रहे हैं गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर चर्चा होगी, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत पर, ब्रूनर के सिद्धांत पर, कैटल का तरल मोजेक का सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पदानुक्रमिक सिद्धांत, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। पेड क्लास है हमारा साथियों, और सभी साथी जो हमारे पेड क्लास से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल आप सभी साथियों तक जो है प्रोवाइड करते हैं कोई कुछ भी जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस सिद्धांत पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखो, इसको त्रिआयामी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। अर्थात इस त्रिआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आपके गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, देखिए गिलफोर्ड अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिलफोर्ड ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर 3 मानसिक योग्यता पर बात किया है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम ही त्रिविमी सिद्धांत या त्रिआयामी या त्रिबौद्धिक मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अब इन्होंने बौद्धिक कारक को, अब ये जो 3 आयाम इन्होंने बताए हैं बुद्धि के, उनमें क्या क्या आयाम बताए हैं? तो एक तो बताया इन्होंने विषय वस्तु, दूसरा बताया इन्होंने संक्रिया, और तीसरा इन्होंने बताया 3 आयाम में वो है उत्पाद। अब गिलफोर्ड के सिद्धांत में बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह हैं। देखो, ये श्रेणी है। ठीक है, बौद्धिक कारक की ये श्रेणी है और इन्हीं श्रेणियों से बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह बताए हैं, और ये जो 5 समूह हैं वो भी आप देखिए, तो संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन, ये 5 समूह गिलफोर्ड ने सिद्धांत में बताए हैं। ठीक है। तो ये गिलफोर्ड ने 3 आयामी सिद्धांत दिया है। हालांकि उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अचानक ही क्वेश्चन बने हुए हैं। हाँ, यहां से यदि आपका गिलफोर्ड से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि सीडीपी की कंप्लीट जो चैप्टर है आपको एनालिसिस करवाएं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि गिलफोर्ड से डायरेक्ट ये इसका सिद्धांत के नाम ही पूछे जाते हैं कि त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, स्किनर, गिलफोर्ड या थर्स्टन। तो आपको भाई वहां पर पता होना चाहिए कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है उसके जो रचनाकार, उसके जो प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड हैं। ठीक है, यहां से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगले सिद्धांत की तरफ मैं बढ़ूं तो अगला सिद्धांत और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर। जी हाँ साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है आपके हावर्ड गार्डनर, जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत है। और आपके अभी तक के एग्जाम्स में यदि अंदर से मैं कहूं कि कौन से सिद्धांत जिन पर प्रश्न जो है अंदर से बने हुए हैं, तो आपके यही हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो कि आपके सीजीटेट की बात करूं, शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो अंदर से क्वेश्चन यहां पर उठा के पूछा गया है। तो आइए हम सीधे हावर्ड गार्डनर पर चर्चा करें। तो देखिए, गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। देखो, इसके पहले
हमने देखा था एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, है ना। एक कारक स्पीयरमैन ने, तो द्विकारक इस तरह से क्या किए थे, देखो एक कारक बीने, द्विकारक स्पीयरमैन, इस तरह से हमने देखा था कि हार्वर्ड गार्डन, देखो इसके अन्य सिद्धांत देने वाले किसी ने एक ही कारक बताया बुद्धि के, किसी ने दो कारक बताया, किसी ने बहुत सारे। ठीक वैसे ही आपका जो हार्वर्ड गार्डनर है साथियों, उन्होंने जो है बुद्धि के बहुकारक बताए हैं। मतलब उनका कहना है कि बुद्धि का स्वरूप एक काकी ना होकर या एक कारक ना होकर बहुकारक होते हैं, अर्थात उनके बहुत सारे कारक होते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर मैं और आपको एक चीज बता दूं कि कई लोगों का यहां पर तर्क है कि बुद्धि के 7 प्रकार के ही कारक होते हैं हार्वर्ड गार्डनर के। कई लोगों ने कहा 8 कारक, लेकिन मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूं भाई, बुद्धि के 9 कारक होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, यहां से भी आपके प्रश्न बन चुके हैं। बुद्धि के 9 कारक होते हैं, और कैसे कैसे होगा वो 9 कारक, तो उसको भी आप देखिए। सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया था। ठीक है, जब हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के इस बहुबुद्धि के सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया, तो उस समय केवल 7 ही कारक थे। उसके बाद 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार को जोड़ा, 8वां कारक को जोड़ा, और सन 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार को जोड़ा। अर्थात वर्तमान में मैं बात करूं यहां पर, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, जिसको आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, अब इनके इन्हीं 9 कारकों को विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, विस्तार से मैं बात करूंगा, और इसी में से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछते हैं। देखो सबसे पहला है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक। तो इसमें देखो इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिस व्यक्ति में इनका विकास होता है वह वकील, कवि, पत्रकार। देखो अब यहां भाषाई बुद्धि आपके प्रश्न में आ जाता है, ठीक है ना। कोई भी उदाहरण यदि आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चे जो हम उसको बचपन से देखते हैं, उस पर शब्दों और भाषाओं की पकड़ ज्यादा होती है, ठीक है। और जिन बच्चों में इस तरह की जो स्थिति निकल कर आती है, भाषाई पकड़ उसमें यदि ज्यादा है, तो वो आगे चल के वकील बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, है ना। क्योंकि वकील वो होता है जिनमें भाषाओं की पकड़ होती है ना, वो वाद विवाद करने में सक्षम होते हैं। कवि भी वही है जो कि अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो सकता है, और शब्दों में कैसे पिरोएगा, जब तक उसके पास शब्द संग्रह नहीं होगा, ठीक है। पत्रकार ले लें, ये भी जो है लेख लिखता है, तो इनको भी शब्दों की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये भाषाई बुद्धि है। इसी में दूसरा आता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथ। अब देखो इसमें तार्किक योग्यता, गणितीय क्षमता आदि अधिक जिस बच्चों में दिखाई दे, तो ऐसे बच्चों में इनका विकास होता है। अर्थात साथियों बचपन से अक्सर आप देखोगे कि जो बच्चे ज्यादातर गणित में रुचि लेते हैं, तर्क वितर्क ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, वो आगे चल के या तो बैंक में जॉब करते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, या फिर वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गणनाओं के बारे में उनकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड है इसमें स्थानिक। अब देखो ये दो चीजें, शाब्दिक और तार्किक, ये दो चीजें तो शब्द से ही स्पष्ट है ना। अब इधर आप एक दो बिंदु ऐसे देखोगे जिसको आप शब्दों से नहीं समझ सकते, उसको आपको रटना होगा, बुद्धि में बैठाना होगा। तो तीसरा आता है स्थानिक बुद्धि, जिसको विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब स्थानिक बुद्धि क्या है, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। देखो ये मानसिक है भाई, हाँ,
अमूर्त बुद्धि या अमूर्त तथ्य के आधार पर मानसिक छवि बनाना ही स्थानिक बुद्धि कहलाता है। देखो, अमूर्त मतलब जो चीजें सामने में नहीं है, सिर्फ जिसको हम कल्पना के माध्यम से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो अमूर्त अर्थात जो सामने नहीं है, उसके बारे में हमारे मन में यदि छवि बनता है तो वही स्थानिक बुद्धि है। और जिन व्यक्तियों में इनका जो विकास अधिक होता है वो क्या बनेंगे, मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्टर आदि बन। देखो कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्टर हूँ, मैं घर का ड्राइंग बनाता हूँ, और कस्टमर मेरे यहाँ आए, मेरे शॉप में आए, मेरे शॉप है मान लीजिए, है ना, और मेरे शॉप में आके बोलते हैं कि सर मुझे नक्शा बनवाना है और मुझे ऐसे बनवाना है, 2 BH का फ्लैट बनवाना है, सामने में एक जो है शटर होनी चाहिए, दुकान का कमरा होनी चाहिए। तो मैं अब वो जो बोल रहा है उसकी छवि मेरे अंदर बन चुकी है। वो नहीं है, वो लेके नहीं आया है कि देखो ऐसा बनाना है, वो जो बोल रहा है उनकी छवि मेरे अंदर बन चुकी है और मैं नक्शा बना सकता हूं, है ना। तो यही तो है जो आर्किटेक्टर का काम, ठीक है। अर्थात अमूर्त तथ्य के आधार पर जब हम मानसिक छवि बना लेते हैं तो वही स्थानिक बुद्धि है। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है ना, उसके सामने कुछ भी ना हो तब भी वो मूर्ति बना सकता है, वो पेंटिंग करता भी का वही काम है, ठीक है भाई। तो ये है स्थानिक बुद्धि, याद रखियो, स्थानिक बुद्धि को भूलना नहीं है भाई। अगला आता है इसमें चौथा पॉइंट, शारीरिक गतिक बुद्धि। ये भी नाम से स्पष्ट है। तो यह शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। देखिए, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। देखो शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब क्या है, यहाँ पर जिसमें जो है शारीरिक उछल कूद, या कहना चाहिए शारीरिक जो कार्य है, ठीक है, गति से संबंधित, अरोना मरोना, शरीर ला टेढ़ा मेढ़ा करे वाला जो काम है ना, जो शरीर के उपयोग होते, अगर ओकर विकास अधिक होते तो वो का बन सकते आगे चल के अभिनेता, एक्टर, जला बोलता ना, हीरो हीरोइन में नाचा थे, कूदा थे, कमर मटका थे, हाथ गोल बैठा थे। एथलीट जो एथलीट गेम्स ओलंपिक वगैरह में खेलते ना भाई, डांसर मैं भी बोले हो, तो ये सब बन सकते, ठीक है। शारीरिक गतिक बुद्धि जेकर में ज्यादा होती, ठीक है भाई। अगला बढ़ो इसमें, देखो अब आते हैं इसमें संगीतात्मक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है ना देखो संगीतात्मक मतलब उनकी रुचि किस क्षेत्र में है भाई, म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में। तो यह बुद्धि संगीत में रुचि वाली होती है। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, उनकी जो रुचि, जब इस क्षेत्र में हमें शुरू से पता चलता है कि इनको संगीत के क्षेत्र में रुचि है। हम बचपन से देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हमें मिल जाता है जो बहुत अच्छा गीत गाने लगता है एकदम स्वर के साथ, तो हम क्या करते हैं भाई, उसको उसी की तरफ मोटिवेट करते हैं, है ना, क्योंकि वो आगे चल के सिंगर बन सकता है, एंटरटेनर बन सकता है ना, क्योंकि उनकी रुचि संगीत में है, ठीक है। छठवां पॉइंट पर आइए, हावर्ड गार्डनर की 6th पॉइंट है। अब छठवां और सातवां बहुत ही कंफ्यूजन करने वाली है भाई। देखो छठवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और सातवां है, देखो दोनों को पहले, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अब यहां पर इन दोनों में आपको समझना है। देखो छठवां क्या है, अंतर, और सातवां क्या है, अंतः। नाम से इस दोनों को समझो भाई। देखो यहां पर जब अंतर कहा जा रहा है तो दूसरों से कैसे बातचीत करना है, याद रखना। अंतर मतलब जब अंतर कहा गया इस बिंदु में, तो जब दूसरों से कैसे बातचीत करना है यह जब पता चले तो उसे अंतर बोलेंगे। और अंतः मतलब हमारे शरीर, हम स्वयं, है ना, अंतः मन बोला जाता है ना भाई।
तो अंतः मतलब जब हम स्वयं से बात करते हैं तो वह अंतः वैयक्तिक होगा, और जब हम दूसरे से बात करते हैं तो वह अंतर वैयक्तिक होगा। क्लियर है भाई? एक बार और, जब हम दूसरों से बात करते हैं तो अंतर वैयक्तिक होगा, और जब हम स्वयं से बात करते हैं तो अंतः वैयक्तिक होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बिंदु पर, इस छठवां पर, अंतर वैयक्तिक। इसमें देखो, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करना है, ये पता चलता है। अर्थात जिस व्यक्ति में अंतर वैयक्तिक बुद्धि ज्यादा होती है, आप अक्सर देखना कई ऐसे लोग होते हैं ना, बड़े लोग, वो अगर बात करते हैं ना, ऐसा लगता है वो नॉर्मली अगर बात भी करेगा ना साथियों, तो हमको लगेगा कि वो गुस्सा कर रहा है, उनके बातों में मिठास नहीं है। तो उनमें अंतर वैयक्तिक जो बुद्धि कम होती है, समझिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, जो जैसा भी बात करता है हमको इतना अच्छा लगता है, वो इतना मीठी बात करता है, प्यार से बात करता है, तो हम कह सकते हैं हाँ कि इनमें जो है अंतर वैयक्तिक गुण है, अच्छा है। ठीक है, अगर वो अच्छे से बात नहीं करता तो कम है बोलते हैं। ठीक है, तो यही है। अर्थात हम जब दूसरों से बातचीत करते हैं, हमारे बात करने के तरीका यदि बेस्ट है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब हमारे में अंतर वैयक्तिक गुण अच्छा है। ठीक है, और ऐसे लोग क्या बनेंगे? नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, जिनमें अंतर वैयक्तिक जो गुण है, अंतर वैयक्तिक जो बुद्धि है अधिक होती है। क्योंकि एक जो नेता है आम जनता को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में समाज के लोगों को अच्छा संदेश दे सकता है अपनी बातों के माध्यम से। ठीक है भाई, तो समझ गए अंतर वैयक्तिक। सातवां आता है अंतः वैयक्तिक। मैंने अभी कहा अंतः वैयक्तिक जब स्वयं से बातचीत किया जाए और अंतर में दूसरों से बातचीत किया जाए। अब हम चूंकि हम देख रहे हैं अंतः, तो इसके द्वारा खुद से बातचीत किया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति में इस बुद्धि का विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। अक्षर आध्यात्मिक गुरु साधु संत क्या करते हैं? तपस्या में मग्न है, खुद में मग्न है ना भाई? तो क्या बनते हैं? वो आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट समझ गए भाई। आठवां बिंदु पर आ जाइए। देखो, अस्तित्ववादी। अब यहां पर अस्तित्ववादी मतलब इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज में अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। देखो आप देखे होंगे, किसी भी सत्संग से जुड़ोगे ना, तो वहां पर आपको आपके स्वयं के अस्तित्व के बारे में ज्यादा बताया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, धरती कैसे बनी, भगवान कौन है। जब इसको हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की जब हम पहचान कर लेते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं? बोलते हैं भाई सत्संग की भाषा में, हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है ना। हम इन सवालों के जब हमने जवाब पाया तो समझो हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह की जब हमारे मन में चिंतन मनन का जो गुण आता है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि है। और ऐसे लोग क्या बनते हैं भाई? जिन व्यक्तियों में इसका जो विकास है अधिक होता है, वो साधु संत बन जाते हैं, फिलोसोफर बन जाते हैं। ठीक है, चिंता शास्त्री जिसे बोलते हैं ना, ये सब दार्शनिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 9 लास्ट पॉइंट है भाई हावर्ड गार्डनर का। अब प्रकृतिवादी। देखो, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के करीब होते हैं, अर्थात जिनमें प्रकृतिवादी बुद्धि ज्यादा परिलक्षित होते हैं ना, वो अक्सर प्रकृति के नजदीक होते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, और जिनमें इनका जो विकास है अधिक होगा वो किसान बन जाते हैं। अक्सर देखे होंगे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो विदेश में काम करते हैं, अभी भिलाई में है हमारे एक, जो कि लाखों के पैकेज को छोड़ के अपने घर आ गए। उनके पास में 100 एकड़ खेत हैं साथियों, और वो 100 एकड़ खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। आपन सुने हुई है जो अभी अभी 14 करोड़ के हेलीकॉप्टर ले हुई है, वो इंजीनियरिंग के
जो नौकरी करत रही से लाखों रुपए के पैकेज रही से वो नौकरी ला छोड़ दिस, काबर छोड़िस? ओकर रुचि हा शुरू से प्रकृति के तरफ रही से, ओकर माता पिता मन किसान रही ही, ओकर भी सपना रही से कि मैं किसान बनाओ, और वही सपना हा आज ओला प्रकृति की तरफ ले आईस, काबर की बचपन से ओकर जो उद्देश्य रही से वो आज हो का बन गई संगवारी हो, किसान बन गई। तो समझ रहे हो ना बात को? ये है आपके मेन पॉइंट। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने इन्हीं 9 बुद्धि के बारे में जिक्र किया है जिन पर मैंने आज चर्चा किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। अब बुद्धि का प्रतिदर्श ये अगला सिद्धांत है भाई। ठीक है, ये छोटे छोटे थ्योरी हैं इधर के। अब बुद्धि के प्रतिदर्श क्या होता है, तो इस सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया था भाई? थॉमसन ने। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के सिद्धांतकारक या प्रतिपादक थे थॉमसन। और आपको ये चीज तो बिल्कुल याद रखना है कि कौन से सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है भाई, अब इस सिद्धांत को प्रतिचयन का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, प्रतिदर्श सिद्धांत को प्रतिचयन का सिद्धांत कहा गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। देखो, थॉमसन ने भी कहा कि बुद्धि के एक तत्व नहीं होते, बल्कि बुद्धि के कई तत्व होते हैं, वो कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। देखो, व्यक्ति जो भी काम करता है वो एक निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है, कहता है। किसने कहा? थॉमसन ने। किसी कार्य को करते समय व्यक्ति अपने संपूर्ण योग्यताओं का उपयोग न करके एक प्रतिदर्श का उपयोग करके अपने कार्य को करने की कोशिश करता है। मतलब बुद्धि बहुत सारे कारक से बना है, लेकिन व्यक्ति एक ही कारक का उनमें उपयोग करता है। जैसे अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था ना, जिसमें भाषाई ज्ञान अधिक है, वो केवल एक भाषाई बुद्धि का उपयोग करे, एक ही कारक का उपयोग कर रहा है ना। ठीक वैसे ही थॉमसन का भी यही कहना है। जैसे उदाहरण से आप इनको समझो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वहां पर आपके सामने 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आप वो तीनों व्यक्ति आपके अलग अलग गतिविधियों को देख रहे हैं। भाई इंटरव्यू का तो यही उपयोग है ना। एक इंटरव्यूअर जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, आपका 3 यदि वहां पर इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आपकी प्रत्येक जो है एक्टिविटीज पर क्या है, उनकी फोकस है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र। और देखो वो अलग अलग क्षेत्र को आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इनको कौन कौन से फील्ड की नॉलेज है, इसीलिए वो अलग अलग स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है भाई, तो यही प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श का सिद्धांत है। थॉमसन ने इसको दिया है। उनका कहना है कि अलग अलग जो है बुद्धि तो बहुत सारे कारक है, लेकिन एक ही कारक वहां पर काम करता है। और यह सिद्धांत स्पीयरमैन के विरोध में आया हुआ था। स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था, उसी के जो विरोध में यह सिद्धांत आया हुआ था। भाई याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में आया था। कौन सिद्धांत के विरोध में आया था बोला गया, तो भूलना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है भाई, देखिए पदानुक्रमिक सिद्धांत होता क्या है, तो फिलिप बर्नन ने 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए, देखो इसके रचना किसने किया है भाई, तो आपके फिलिप बर्नन ने 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करने के लिए मानसिक योग्यताओं का एक क्रम पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। उनका कहना यही था कि योग्यताएं जो है पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है, मानसिक जो योग्यता है। ठीक है, ये मानसिक है भाई। अब बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। उनका कहना था कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, अर्थात जन्म से ही जो है बुद्धि होता है। इन्होंने स्पीयरमैन के जो जी कारक है ना, उन्हीं को उच्च स्थान पर रखा है। किसने, तो फिलिप बर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत में स्पीयरमैन के
जी कारक सिद्धांत को सबसे उच्च स्थान पर रखा है। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है और इसमें सामान्य बुद्धि कहा और जनरल बुद्धि, स्पेसिफिक, देखो जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि दो चीजें उसने कहा, तो उसी में से जनरल को ये पदानुक्रमिक सिद्धांत में उच्च स्थान पर रखा। अब इन्होंने क्या कहा कि इसके विभाजन व देखो इसके विभाजन व उपविभाजन किए गए तथा संरचना पिरामिड के समान रखी गई। देखो ये जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक, इसमें जो बुद्धि की जो संरचना है पिरामिड के आकार पर, ऐसे ये पिरामिड है, इसी के आकार पर इस तरह से ये जो बुद्धि की संरचना है उसी को रखी गई है और ये जनरल कारक है। ठीक है भाई, जनरल कारक इस तरह से ये रखी गई है। इसके चार प्रकार बताएं, एक तो बताया उन्होंने सामान्य कारक, दूसरा मुख्य कारक, तीसरा लघु कारक और चौथा विशिष्ट कारक। अर्थात ये जो इन्होंने पिरामिड के आकार में इस बुद्धि को बताया, इसमें इन्होंने चार कारक की बात की। ठीक है भाई, बुद्धि के क्लियर है। अगला हम बढ़ें, देखो इंपॉर्टेंट जो है ना, हम कोई भी सिद्धांत इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में अगर कुछ भी आ जाता है तो आपको वो बनना चाहिए। ठीक है भाई चलो अगला सिद्धांत है कैटल का तरल व ठोस सिद्धांत। कैटल का तरल व ठोस सिद्धांत, इसको द्रवीकृत घनीकृत का सिद्धांत भी कहा जाता है या इसको तरल मोजेक का सिद्धांत भी कहा जाता है या इसको फ्लूट क्रिस्टल्ड सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखो भाई, तरल मोजेक के सिद्धांत का कितना सारा नाम है, अब इनका भी आपको याद रखना है। चलिए अब तरल मोजेक सिद्धांत क्या है, तो इसकी जो अवधारणा का विकास किसने किया था, तो कैटेल ने किया था। तरल मोजेक जो सिद्धांत है ना, उसके प्रतिपादक कैटेल हैं। कैटेल द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, जिसका विस्तार बाद में उनके शिष्य जॉन एल हॉर्न द्वारा दिया गया। सबसे पहले उनको प्रतिपादित किया था कैटेल ने और बाद में इसका विस्तारित रूप दिया उनके शिष्य ने, जॉन एल हॉर्न ने। ठीक है, कैटल ने दो प्रकार के सामान्य बुद्धि का वर्णन किया। अब कैटल के अनुसार दो प्रकार की जनरल इंटेलिजेंसी है, सामान्य बुद्धि है, और क्या क्या है, एक तो है तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि। एक है तरल बुद्धि और एक है ठोस बुद्धि। तो हम सबसे पहले जाने इसमें तरल बुद्धि क्या होता है, तो यह जन्मजात होता है। देखो कैटल ने कहा है दो प्रकार की बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, और इन्होंने तरल बुद्धि को जन्मजात बताया, अर्थात सभी प्रकार के तार्किक कार्यों में इसी हम तरल बुद्धि का उपयोग करते हैं, ये जन्मजात होता है। ठीक है, ये कहा आपके मोजेक ने, कैटल ने। ठीक है, चलो कैटल ने कहा है। अब ये दूसरा इसमें देखो ठोस बुद्धि, तो यह अर्जित वाला होती, देखो अर्जित करने वाली होती, जो आपका साथियों स्पीयरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत है ना, लगभग वैसा ही ये सिद्धांत है। उन्होंने जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी पर बात की है और इन्होंने लिक्विड बुद्धि और सॉलिड फॉर्म दोनों की बात की है, ठोस और तरल। ठीक है, सेम ही है। इसका जो तरल है वही जन्मजात है और ठोस है वो अर्जित करने वाली है। उनकी सामान्य बुद्धि जन्मजात थी और जो है स्पेशल जो बुद्धि थी वो क्या थी भाई, अर्जित वाली थी। ठीक है, तो सिद्धांत सेम ही है। क्लियर है भाई। इसको दिया किसने है, सिद्धांत के क्या नाम है, बस आपको इसको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम बात करें ब्रूनर का सिद्धांत। अब ये ब्रूनर का सिद्धांत क्या है भाई, उसको देखो, इनको हम समझें कि ब्रूनर किसने दिया है। तो जेरोम ब्रूनर ने, जो कि अमेरिका के निवासी है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर, ये संज्ञान है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे
जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक सिद्धांत दिया और जो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये जो सिद्धांत है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही विकल्प का ही एक रूप है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने। तो ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था कहेंगे भाई, तो भूलना नहीं है, पेपर में आ चुका है ब्रूनर का सिद्धांत। ओके, कोई सुना हो ब्रूनर ने क्या कथन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रूनर का कथन है कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। देखो, हम बोलते थे कि हमारा पूर्वज बंदर की तरह था, लेकिन यहां पर ब्रूनर ने स्पष्ट किया कि बालक कोई नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक एक संस्कृति युक्त होता है। ठीक है, अब ब्रूनर ने अन्य सिद्धांत भी दिया है। क्या क्या सिद्धांत दिया है जेरोम ब्रूनर ने? अन्वेषण का सिद्धांत दिया, संरचनात्मक का सिद्धांत दिया, निर्मितवाद का नाम दिया और संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया। अन्य नाम है, इसी सिद्धांत को इस तरीके से आप सिद्धांत के नाम बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या ना हो ब्रूनर का। अब ब्रूनर के सिद्धांत की 3 अवस्था है। अब ब्रूनर के जो सिद्धांत है उनकी 3 अवस्था क्या क्या है उसके बारे में देखो। तो क्या क्या 3 अवस्था है भाई? पहला देखो क्रिया निर्माण की अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा है आपका संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था। सबसे पहले बात करें क्रिया निर्माण की अवस्था। तो इस अवस्था देखो, ब्रूनर की अवस्था है ना, ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्था है। क्रिया निर्माण नाम से स्पष्ट है। इस अवस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष तक की होती है, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक शारीरिक गामक क्रियाएं सीखता है। देखो, ये जो 2 वर्ष तक की उम्र है ना, इसमें बच्चा चलना सीखने लगता है ना, हाथों पैरों को हिलाना, रोना भी सीखता है। भाई एक छोटा सा शिशु जो जन्म लिया है वो तो रोना ही पहले सीखेगा, चिल्लाना ही पहले सीखेगा, गोंगैया करते उठते बैठते कैथन ना भाई। तो ये जो क्रिया निर्माण की अवस्था, इसी को ब्रूनर ने कहा है पहला स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज उन्होंने क्या बताया? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और इस अवस्था की उम्र सीमा 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो इसमें सीखने का जो संप्रत्यय है, भाषा का महत्व सबसे तेजी से सीखता है। देखो इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है, अर्थात वो भाषा का ज्ञान तो सीखते हैं, है ना भाई। भाषा के माध्यम से बहुत कुछ वो सीखता है। चमक के बारे में उनको जानकारी होगी, ध्वनि, गति, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है इस अवस्था में बालकों को होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में आता है थर्ड जो पॉइंट है, संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था। अब संकेत या चिन्ह आधारित, ये तीसरा सिद्धांत ब्रूनर का क्या कहता है? ब्रूनर कि इस अवस्था की उम्र सीमा 7 वर्ष से 15 वर्ष होती है। यह विचारों को विकसित करने की अवस्था है। देखो, अब इस अवस्था में चूंकि ये अमूर्त चिंतन की स्थिति में बच्चा आने लगा है, तो अब ये विचार आएंगे उनके मन में, अमूर्त चिंतन आता है। अमूर्त चिंतन का विकास इन अवस्थाओं में होता है। ठीक है भाई, तो ये ब्रूनर की 3 अवस्था है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये 3 अवस्था ब्रूनर के, ठीक है भाई, स्पष्ट होना चाहिए। देखिए चीजें हमारा स्पष्ट हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये ही प्रश्न आते हैं। देखिए इसके बाद बुद्धि की ये तमाम जो अवस्थाएं हैं हमने कंप्लीट कर लिया है, और बुद्धि का सामान्य परिचय तो हमने कल की सेशन में क्लास 3 में देख लिया था। आज का क्लास 4 है, तो क्लास 3 में हमने तमाम चीजें देख लिया है बुद्धि के बारे में। ठीक है भाई, इसके बाद हम कल देखेंगे बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को लेकर। ठीक है, जिसमें हम देखने जाएंगे कल जिन पियाजे वगैरह के बारे में हम कल देखेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है क्लासेस ज़्यादा लंबा ना हो, 34, 35, 40 मिनट मैक्सिमम क्लासेस का हमारा मेन पर्पस होता है
कि आपको उतना ही करवाएं, एक कम से कम एक पीरियड की तरह हमारा जो क्लास है वो चले। और रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है भाई, अपलोडेड वीडियो है, आप सभी वीडियो जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार आप देख पाओगे, ठीक है। और आप बिल्कुल जो साथी हमारा क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल पेड क्लास लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी साथियों, क्योंकि हम आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि चीज़ें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। हम बिल्कुल सहज सरल तरीके से हम आप सभी साथियों तक कोई भी इंफॉर्मेशन सीडीपी से रिलेटेड पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज की सेशन यही समाप्त करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी जिसमें हम जीन पियाजे और विविध प्रकार के जो सिद्धांत देने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जो साथी बिल्कुल हमसे जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बिल्कुल सफल होगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना है। सीजी जॉब एजुकेशन में इतना ही आज की सेशन को समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।